उत्तर वैदिक काल का समय है जो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। और ऋग्वैदिक काल का इतिहास कितना तक माना जाता है दोस्तों, ये हम लोग पढ़े थे 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक, है ना। ईसा पूर्व तक अ, ऋग्वैदिक काल था। और उत्तर वैदिक काल हो गया 1000 ईसा पूर्व से 6000 ईसा पूर्व तक। ठीक है। इसमें जो क्षेत्रगत राज्यों का उदय होने लगा था, जैसे कि हम लोग देखे थे कि ऋग्वैदिक काल में कबीले में लोग रहते थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल में कबीले आपस में मिल गए और राज्यों का निर्माण करने लगे। और जैसे कि हम लोग देखे थे ऋग्वैदिक काल में कि 3 तरह के धातु से लोग परिचित थे। ठीक है, एक हो गया सोना, दूसरा हो गया चांदी और तांबा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे देखिए लोहे का प्रयोग होने लगा और उत्तर वैदिक काल से लोह युग की शुरुआत हो गई थी। ठीक है। और लोहे को सर्वप्रथम 800 ईसा पूर्व के आसपास देखा गया था। कहाँ पे? तो गंगा जमुना दोआन में अत, अतरंजी खेड़ा, याद रखिएगा, इसमें प्राप्त किया गया था। अतरंजी खेड़ा में, ठीक है, जो गंगा जमुना दोआन में स्थित है। ठीक है। उत्तर वैदिक काल के जो वेद है, अथर्ववेद, उसमें लोहे के लिए किस नाम का प्रयोग हुआ है? तो श्याम अयस और कृष्ण अयस शब्द का प्रयोग हुआ है। ठीक है। और इसी काल में, उत्तर वैदिक काल में ही वर्ण व्यवस्था का उदय हुआ था। जैसे हम लोग देखे थे पिछले क्लास में ऋग्वैदिक काल में कि जो 10वें मंडल थे ऋग्वेद के, उसमें शूद्रों का उल्लेख मिलता है। ठीक है। लेकिन क्या था कि जो ऋग्वैदिक काल थे वो वहाँ क्या थे कि जो वर्ण व्यवस्था थी वो कर्म पे आधारित थी। ठीक है। अब उत्तर वैदिक काल में क्या हो जाता है कि ये कर्म वंश पे आधारित हो जाता है। ठीक है। ये कर्म से आते आते क्या होता है कि जाति प्रथा या वर्ण व्यवस्था वंशानुगत हो जाती है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। उत्तर वैदिक काल के राजनीतिक व्यवस्था की हम बात करें तो कबीला, जैसे पहले बताया कि कबीले में लोग रहते थे, वो ढांचा टूट गया और पहली बार क्षेत्रीय राज्यों का उदय होना स्टार्ट हो गया था। जन का स्थान जनपद ने ले लिया। ठीक है। जब ऋग्वैदिक काल में युद्ध होते थे गाय के लिए, लेकिन अब गाय के लिए ना होकर क्षेत्रों के लिए होने लगा था। ठीक है। सभा और समिति पर राजाओं, सभा समिति पर सबका अधिकार था ऋग्वैदिक काल में, लेकिन अब क्या हो गया कि राजा, पुरोहित और केवल धनी लोगों के अधिकार में हो गया। ठीक है। अब देखिए विधत व्यवस्था थी वहां पे दोस्तों, हम लोग देखे थे, तो विधत व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया था। पिछले वैदिक काल में क्या था, स्त्रियां भी सभा समिति में भाग लेती थी, तो इस स्त्री को सभा की सदस्यता से बहिष्कृत कर दिया गया था। ठीक है। राजा ताकतवर बन गया था और राष्ट्र शब्द की उत्पत्ति उत्तर वैदिक काल में हुई। देखिए ऋग्वैदिक काल में एक प्रकार का कर दिया जाता था, कर, जिसका नाम क्या था? कर का, ठीक है, कर दिया जाता था जिसका नाम था बलि। बलि नाम का कर दिया जाता था। अब क्या हुआ कि ऋग्वैदिक काल में बलि के अतिरिक्त क्या हो गया, भाग और शुल्क, दो नया कर यहाँ पे लगाया जाने लगा। ठीक है। राजा की जो सहायता करते थे, ठीक है, जो उच्च अधिकारी होते थे राजा के दरबार में, उसको रत्नीन कहलाते थे, है ना। और राजा कोई स्थायी सेना उस समय नहीं रखती थी उत्तर वैदिक काल में। ठीक है। अब उत्तर वैदिक काल की हम लोग सामाजिक व्यवस्था की बात करते हैं। ठीक है। उत्तर वैदिक काल का समाज कैसा था इसको देखते हैं। तो उत्तर वैदिक वर्ण व्यवस्था का आधार, जैसे हम पहले ही बताएं, कि कर्म पर आधारित नहीं होके जन्म पर हो गया। इस समय लोग स्थायी जीवन जीना प्रारंभ कर दिया था
और चारों वर्ण जैसे कि ब्राह्मण हो गया, क्षत्रिय हो गया, वैश्य हो गया या शूद्र हो गया, स्पष्ट स्थापित हो गया था। जैसे ऋग्वेद के जो मंडल होते थे, मंडल के 10वें मंडल में शूद्रों का उल्लेख मिलता है। मतलब जो सेवा से संबंधित काम करते थे उन्हें शूद्र बोला जाता था, लेकिन वो स्थायी नहीं था। लेकिन अब इस स्पष्टता स्थापित हो गया था, और ये पूर्णतः मतलब जन्म के आधार पर हो गया था, ना कि कर्म के आधार पर। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे है ना कि यज्ञ का महत्व और बढ़ गया था, और इससे क्या हो, ब्राह्मण की शक्ति में अपार वृद्धि हो गई थी। ठीक है। ठीक है, देखिए ये बहुत अच्छा पॉइंट है। ऐतरेय ब्राह्मण में चारों वर्णों के कार्यों का उल्लेख मिलता है कि कौन वर्ण क्या काम करेगा। ठीक है, जैसे ब्राह्मण हो गया, ब्राह्मण का काम पूजा पाठ करना। क्षत्रिय, क्षत्रिय का काम हो गया लड़ाई करना, है ना, शासन करना। उसके बाद वैश्य का काम हो गया व्यापार करना, और शूद्र का काम हो गया सेवा करना। ठीक है, इस सब के कार्यों का अच्छे से उल्लेख मिलता है। इस काल में जो है आश्रम, है ना, आश्रम तीन, मतलब आश्रम की स्थापना हुई थी। तीन आश्रम क्या क्या था, एक हो गया ब्रह्मचर्य, एक हो गया गृहस्थ, और एक हो गया वानप्रस्थ की स्थापना हुई थी। चौथा आश्रम संन्यास होता था, जो महाजनपद काल में जोड़ा गया था, इस काल में नहीं, है ना, इसको याद रखिएगा। तो इसमें तीन ही काल को जोड़ा गया था। पहला आश्रम ब्रह्मचारी, दूसरा गृहस्थ, और तीसरा वानप्रस्थ, है ना। अब देखिए, जावालोपनिषद में सर्वप्रथम चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, चारों आश्रम जो हम बोले, ठीक है, इसका उल्लेख जो होता है कहाँ मिलता है, सबसे पहले जावालोपनिषद। ठीक है। ठीक है, स्त्री को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार अब तक था, बाल विवाह नहीं होता था। ठीक है, विधवा विवाह नियोग प्रथा के साथ अंत जातीय विवाह का प्रचलन था। ठीक है, मतलब एक ही जाति में ही विवाह होते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, इस काल से ही स्त्री की स्थिति में गिरावट आनी शुरू हो जाती है। ठीक ना। और अब देखते हैं उत्तर वैदिक काल में जो आर्थिक स्थिति किस प्रकार का था, इसको देख लेते हैं। ठीक है, इस काल में मुख्य जो व्यवसाय कृषि बन गया था, और जब से लोहे का आविष्कार हो गया था, लोहे का आविष्कार के कारण स्थायी जीवन लोग जीने लगे थे, और लोहे के जो उपकरण वगैरह बनने लगे थे, उससे कृषि में, मतलब कृषि का विस्तार हुआ था, जिससे स्थायी जीवन जीने में उन लोगों को सहायता मिली। मुख्य फसल जो थी कि वो धान और गेहूं थी। देखिए, अजुर्वेद में ब्रीही, ब्रीही मतलब धान, यव मतलब जो, गोधूम मतलब गेहूं, ठीक, गेहूं की चर्चा मिलती है। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में कपास का उल्लेख नहीं हुआ है, ऊन शब्द का प्रयोग हुआ है। उत्तर वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता ही थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल का जैसे जैसे अंत आ गया, एकदम लास्ट में क्या हुआ कि नगरों का आभास भी मिलता है। ठीक है, और हस्तिनापुर और कौशाम्बी जो था प्रारंभिक नगर था। यही हस्तिनापुर जो दोस्तों, जिसके कारण जो है कि महाभारत की लड़ाई हुई थी। ठीक है, नियमित सिक्के का प्रचलन अभी तक नहीं था। अभी तक जो वस्तु विनिमय द्वारा ही लेन देन होता था। मतलब आप कुछ वस्तु, आपके पास अलग वस्तु है, मेरे पास अलग वस्तु है, तो आप मेरा वाला लीजिए, आप, मैं आपका वाला लूंगा, उस तरह से। ठीक है, जो माप की इकाइयों की बात करें तो उस समय निष्क, शतमान, पाद और कृष्णन, ठीक है, माप की इकाइयाँ थी। जो चांदी का उल्लेख मिलता है दोस्तों, चांदी, चांदी का जो उल्लेख मिलता है, चांदी का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है, तो चांदी का उल्लेख जो है सर्वप्रथम अथर्ववेद में मिलता है। ठीक ना। लाल रंग का मृदभांड इस काल में बहुत अधिक प्रचलन में थे। ठीक ना। अब धार्मिक स्थिति की हम बात कर लेते हैं कि उत्तर वैदिक काल में धर्म का स्थिति कैसा था। तो धर्म का स्वरूप क्या है, बहुदेववादी था, लेकिन उद्देश्य, उसका उद्देश्य क्या था, भौतिक सुख को प्राप्ति के लिए। ठीक है, धर्म करते थे लोग कि हमको अच्छा सुख मिलेगा, भौतिक सुख से हम परिपूर्ण होंगे, इसी के लिए धर्म करते थे। देखिए, प्रजापति विष्णु रुद्र महत्वपूर्ण देवता के रूप में स्थापित हो गए थे, और सृजन के देवता प्रजापति को सर्वोच्च स्थान था। ठीक है, याद रखिएगा इसको। पूषण शूद्रों के देवता थे। शूद्रों के देवता कौन थे, पूषण। ठीक है, यज्ञ का महत्व बड़ा एवं जटिल कर्मकांडों का समावेश हुआ, है ना। यज्ञ का महत्व को बढ़ा था,
और जटिल कर्मकांडों का समावेश हुआ। ठीक है। मृत्यु की चर्चा सर्वप्रथम कहाँ मिलती है? शतपथ ब्राह्मण में। ठीक है, शतपथ ब्राह्मण में मृत्यु की चर्चा मिलती है, इसको याद रखिएगा। ठीक ना। सर्वप्रथम मोक्ष की चर्चा उपनिषद में मिलती है। पुनर्जन्म की जो अवधारणा है वो सर्वप्रथम बृहदारण्यक उपनिषद में मिलती है ना। सब चीज याद रखने योग्य है। ठीक है। अब हम आश्रम व्यवस्था की बात करें तो आश्रम व्यवस्था की स्थापना कहाँ हुई, कब हुई थी? उत्तर वैदिक काल में हुई थी। छांदोग्य उपनिषद में केवल 3 आश्रमों का उल्लेख किया गया है। सर्वप्रथम जो है जावालोपनिषद में 4 आश्रम बताए गए हैं। ठीक है, लेकिन उत्तर वैदिक काल में केवल 3 आश्रम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ का चर्चा हुआ है। चौथा आश्रम जैसे कि हम पहले ही बताएं कि महाजनपद काल में स्थापित किया गया था। ठीक ना। और जो 3 आश्रम है वो क्या क्या थे इसको भी हम लोग देख लेते हैं। जो 3 आश्रम थे, मतलब चारों आश्रम के बारे में देख लेते हैं। जो ब्रह्मचर्य आश्रम था उसका आयु धर्म की रक्षा करना है ना, क्षत्रिय का काम। अब हम बात करें वैश्य की, तो वैश्य की उत्पत्ति ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मा की जंघाओं से हुआ है और इसका काम कृषि और व्यापार
और वाणिज्य काम करना है। लेकिन और शूद्रों की उत्पत्ति मानी जाती है कि शूद्रों की उत्पत्ति जो है कि ब्रह्मा के पैर से हुई और इसका काम केवल मतलब सेवा करना ही होता है। अन्य वर्ग, अन्य जो है तीनों वर्ग, ठीक है, ये मतलब कि पुरोहित, क्षत्रिय और वैश्य क्या सेवा करना शूद्रों का काम है, ठीक है, ऐसा माना जाता था। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में शूद्रों को गैर आर्य माना जाता था। ठीक है, बाकी कोई पुरोहित, क्षत्रिय और वैश्य को आर्य बोला गया है। ठीक है, कर की अदाई, कर कलेक्ट कौन कर सकते थे? कर कलेक्ट के करने का अधिकार केवल किनको था? वैश्य, वैश्य को था। ठीक ना। देखिए, विवाह के प्रकार को देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला था ब्रह्मा विवाह, ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह समान वर्ण में होते थे और कन्या को मूल्य देकर करते थे। देव विवाह की बात करें तो ये पुरोहित के साथ अगर विवाह होता था ब्राह्मण के साथ दक्षिणा सहित, तो इसको देव विवाह बोलते थे। आर्य विवाह किसको बोलते थे? कन्या के पिता को ही को वर वर पक्ष जो होता था एक जोड़ा बैल देता था, और एक जोड़ा बैल देके फिर उसके घर की बेटी से शादी होता था, तो उसको आर्य विवाह बोलते थे। प्रजापति विवाह कैसा होता था? बिना लेन देन का, लेकिन योग्य पर वर्ग है। असुर विवाह किसको बोलते थे? कन्या को उसके माता पिता से खरीद कर विवाह करना।